वेलकम बैक। मैग्नेटिज्म का एमसीक्यूज को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और लास्ट लेक्चर में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे और ये 12 मैंने आपको होमवर्क दिया था और बहुत खुशी हुई कि मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर दिया। ठीक है, और इजी भी है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग काफ़ी कर चुके थे, तो डेफिनेटली ये उसी तरीके से बनना था। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिनका नहीं बना वो देख लीजिए। इसमें देखो करंट आई फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में करंट का दो एलिमेंट है, ठीक है। एक यहां से लेकर के ये सर्कुलर वाला पोर्शन यहां तक आके खत्म होता है और यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये जो है टू थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब है जो सर्कुलर पार्ट है उसका एंगल कितना हो जाएगा, उसका एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि पूरा जो है 360 होता है 2 पाई, ठीक है। तो अब देखिए सिंपली हम लोग देखें तो करंट का डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हो कि क्लॉकवाइज है, ओके, और यहाँ पे भी आपका वही डायरेक्शन है। तो दोनों की वजह से अगर हम लोग बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप राइट हैंड की बात करोगे और कर्ल को करोगे, ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज, जैसे ही आप क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे ना अपना फिंगर, तो आपका अंगूठा क्या है, देखिए प्लेन के अंदर जा रहा है, यानी इसके वजह से सर्कुलर पार्ट की वजह से ये अंदर जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और नीचे वाला जो स्ट्रेट पार्ट है, अगर मैं इसका भी देखूं तो इसका तरीका ये होगा कि आपका जो थंब है ना, वो आपको रखना है करंट की तरफ। तो देखो राइट हैंड का थंब मैंने करंट की तरफ कर दिया यूं, ठीक है। और ये जो है जो फिंगर्स हैं, ये जो आपके, ये आपको रखना है कि किस साइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चूंकि लाइन के ऊपर निकालना है, ठीक है, तो अंगूठा के ऊपर, अगर अंगूठा के ऊपर होगा तो ये होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ निकालना है। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, तो लाइन के ऊपर निकालना है। तो या तो लाइन के उधर होगा या तो इधर होगा, ठीक है। अगर नीचे होगा तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब अंगूठा के नीचे है उंगलियां, और ऊपर रखना होगा तो आपको ऐसे रखना होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, क्लियर है। तो अभी देखेंगे तो ये पोजीशन बन रहा है। तो यहाँ पे भी आप अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर डालते ही क्या दिख रहा है, ये कि आपका प्लेन के अंदर जा रहा है, यानी कि इसके वजह से भी क्या होगा, अंदर ही होगा। तो सिंपली जो है दोनों, चूंकि देखो डायरेक्शन एक ही है तो ये बिल्कुल फास्ट तरीके से आपका बनेगा, दोनों का डायरेक्शन अंदर जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो पहले निकाल लेंगे हम लोग इसके वजह से, सर्कल के वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और प्लस निकाल लेंगे किसके वजह से, प्लस स्ट्रेट लाइन की वजह से। तो सर्कल की वजह से क्या आ जाएगा, तो म्यू नॉट, ठीक है, आई बाई 4 पाई आर। और यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे हम लोगों का होता है एंगल, तो एंगल कितना बन रहा है 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। प्लस लाइन की वजह से देख लो, तो लाइन की वजह से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई, अच्छा यहाँ पे लाइन जो है फाइनाइट लेंथ का है, तो यहाँ पे हम लोग एक डालेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा थीटा आधा, और इधर भी आपका हो जाएगा थीटा। और ये इस डिस्टेंस को क्या मान ले, तो अच्छा ये निकल जाएगा। अगर मान लो आपका ये ट्राइंगल देख लो, ठीक है, आप यहाँ पे ओ ए और यहाँ पे बी कर लेते हैं, यहाँ पे एम कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ओ ए एम का, ठीक है। क्योंकि इसमें जो हमको डिस्टेंस लेना होगा लाइन से, वो ये ओ एम लेना होगा। तो ओ एम कैसे निकालेंगे, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, बी बाई एच, यानी ओ एम बाई एच, एच यानी आपका हाइपोटेनियस, वो आपका आर है, तो आपका ओ एम का वैल्यू आ जा रहा है आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होता है, याद रखिएगा ना, आर, ओ एम को आर बोल देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस क्या, प्लस साइन थीटा, क्योंकि इधर भी थीटा इधर भी थीटा है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली आप सम कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो रेडियस आर दिया हुआ है, रेडियस आर लीजिएगा, 4 पाई आर, यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिएगा तो पाई माइनस थीटा, प्लस यहाँ से आपका आ जा रहा है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, आर का वैल्यू क्या है, तो आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा। और ऊपर में क्या है साइन थीटा आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे दोनों जगह आप 2 को कट कर सकते हो, 2 जा, ठीक है ना। तो हमारा क्या कॉमन निकल जा रहा है, तो मेरा कॉमन निकल रहा है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। अंदर बच रहा है पाई माइनस थीटा यहाँ पे, और प्लस साइन बाई कॉस आपका बच रहा है टेन थीटा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है, ठीक है जी। ये ध्यान देना है, बहुत लोगों ने गलती से बी कर दिया था, तो बी
आप लोगों ने, मुझको समझ में आ रहा है क्यों किया, आपका ये मिस्टेक हुआ कि यहाँ पे आपने कैपिटल आर ले लिया, जबकि यहाँ पे जो जैसे कोई भी अगर फाइनाइट लेंथ है तो उसके वजह से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला। तो आपको ये वाला दिया हुआ था तो ये आपको ध्यान रखना था। खैर कोई इशू नहीं है, बट एग्जाम में इसी तरह की हड़बड़ी होने से ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, ठीक है, आपको केयरफुल रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट ओ ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन एन इनफाइनाइट वायर शेप्ड एज सोन इन फिगर। तो एक इनफाइनाइट वायर है, वो देखो ऐसे शेप में है, ठीक है। यहाँ पे ओ पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कौन कौन कंपोनेंट है। एक तो ये कंपोनेंट है, दूसरा आपका ये है सेमी सर्कुलर, ठीक है, तीसरा आपका है ये। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर वो क्या होगा, तो वो होगा 1 की वजह से, ठीक है, फिर 2 की वजह से और 3 की वजह से, ठीक है। अब देखो 1 की वजह से, तो 1 के जो कि जस्ट सामने है पॉइंट, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इसकी वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है, 1 की वजह से 0। 2 जो है आपका सेमी सर्कल है, तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से होगा μ0I/2r। μ0I/4πr होता है, ठीक है। रेडियस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ले लेते हैं रेडियस, मान लो ये इसका रेडियस r है, तो μ0I/4πr और एंगल कितना है पाई, ठीक है ना, जो कि सेमी सर्कल क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। अच्छा डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जैसे करोगे ना कर्ल, तो आपका अंगूठा मेरी तरफ, आपके चेहरे की तरफ आएगा, यानी अप टू द पॉइंट। तो इसके वजह से अप टू द पॉइंट, और ये लाइन का देख लेंगे तो लाइन देखिए 1 एंड में शुरू हो रहा है, बाकी इनफाइनाइट है। तो अगर 1 एंड के तरफ कोई पोजीशन P हो, ठीक है, और इधर इनफाइनाइट हो, तो कैसे होता है, तो फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, मान लेते हैं ये r है, ठीक है, क्योंकि ये r ही है, ये डिस्टेंस इधर भी रेडियस है, तो फॉर्मूला इसका हो जाता है μ0I/4πr, ओके, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है ना, आप लोग जो पढ़े थे। तो बट ऊपर में तो आपका जो अल्फा है वो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, लेकिन नीचे आपका एंड है नहीं, तो नीचे वाला बीटा क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो आपका आ जाएगा μ0I/4πr। तो एक हो जाएगा साइन 90, साइन 91 होता है, और एक हो जाएगा आपका साइन 0, साइन 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे फाइनली साइन 91 होता है, तो हमको इतना ही वैल्यू मिलेगा ना, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा μ0I/4πr, ये हो रहा है, ठीक है। और इसका भी अगर डायरेक्शन देखोगे, डायरेक्शन क्या होगा, तो जैसे आप राइट हैंड का यूज करोगे तो देखो मेरा टुवर्ड राइट करंट जा रहा है, और हमको मेरा जो लोकेशन है वो ऊपर की तरफ है, तो ये ऐसे होगा। तो अगेन परपेंडिकुलर आपके चेहरे की तरफ आ रहा है, यानी अप टू द प्लेन, तो सेम डायरेक्शन में दोनों है, ठीक है, तो इसलिए ऐड कर रहे हैं बिंदास तरीके से, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो करेक्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका μ0I/4r, ठीक है जी। यहाँ पे देखो कैपिटल R में ऑप्शन दिया है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे R को कैपिटल R रखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या, प्लस μ0I/4πr, तो ये आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो देखो ये वाला ऑप्शन आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इजी क्वेश्चन था, इस तरह कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहाँ पे 14 बोलता है द वायर लूप PQRSP formed by joining two semicircular wires of radii R1 and R2 carries a current I as shown. The magnitude of magnetic induction at the center C. तो C पे क्या होगा, ठीक है, ये शेप है जैसा कि आपको दिख रहा है, तो C पे निकालना, तो सिंपल रहने वाला ये, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग देखें तो कितना एलिमेंट है, एक तो अपर वाला एलिमेंट, ठीक है, नीचे फिर लोअर वाला सर्कुलर, ठीक है, और थर्ड एलिमेंट कह सकते हैं ये SR, और 4 ये QP। लेकिन आपको निकालना है सेंटर पे, तो सेंटर जो है SR के ही लाइन के अलोंग में आ रहा है और QP के ही लाइन के अलोंग में आ रहा है। सो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि इन दोनों की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ड्यू टू अपर एंड ड्यू टू लोअर, ठीक है। अब अगर हम देखें अपर और लोअर की वजह से, तो अपर वाला जो है उसमें आप देख रहे हो कि अपर वाला आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है, और लोअर वाला जो है मेरा वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, देख पा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो अपर वाले की वजह से, मैं पहले बात करूं, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा तो इनटू द प्लेन जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से इनटू द प्लेन। और लोअर वाले की वजह से जब आप एंटी क्लॉकवाइज मैटर करेंगे तो आपकी तरफ आ रहा है, यानी अप टू द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो बड़ा होगा उसमें हम लोग छोटा को घटा देंगे सिंपली, चूंकि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है।
तो पहले बड़ा वाला का देख लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू R1 यानी बड़ा वाला रेडियस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो सेमी सर्कल में क्या होता है, तो म्यू नॉट I बाई, ठीक है, 4R यही होता है जी, ठीक है, पढ़ चुके हैं। चूंकि 4 पाई R होगा तो अभी जैसे हम लोग देखे थे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चूंकि सेमी सर्कुलर में पाई एंगल बनता है तो सेमी सर्कल में सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट I बाई 4R1, ठीक है। ये हो गया बड़ा वाला सर्कुलर लूप की वजह से। छोटा वाला के लिए हो जाएगा आपका, तो इसको BR2 लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा म्यू नॉट I बाई 4R2, ठीक है। ये आपका अप टू द प्लेन। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा जो है ना वो है हमारा नीचे वाला, ठीक है। ये बड़ा वैल्यू होगा BR2, क्यों, BR2 जो है वो बड़ा होगा BR1 से। कैसे, इसलिए कि देखो R1 R2 नीचे है, तो जिसका नीचे छोटा वैल्यू होगा, ठीक है, वो वैल्यू बड़ा होगा। तो चूंकि R2 छोटा है तो इसका होल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो नेट वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा BR2 में हम लोग BR1 को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट I बाई 4 को कॉमन ले लीजिए, तो पहले लिखिए 1 बाई R2 फिर लिखिए 1 बाई R1, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका यही आने वाला है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। जो बड़ा वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे तभी तो आपको नेट वैल्यू मिलेगा ना। यहाँ पे चूंकि आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ले लोगे तो ये तो निगेटिव वैल्यू है, क्योंकि इसमें 1 बाई R1 पहले लिया है और R1 आपका बड़ा रेडियस है, तो 1 बाई R1 तो छोटा वैल्यू हुआ ना, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और अगर नेट डायरेक्शन की बात करें तो नेट जो डायरेक्शन है, चूंकि पहले R2 वाला लिया गया है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी अप टू द प्लेन, यानी जो नेट आएगा वो अप टू द प्लेन आएगा, ठीक है। क्योंकि जो इनटू द प्लेन है वो छोटा वैल्यू है और अप टू द प्लेन बड़ा वैल्यू है, तो कुछ अप टू द प्लेन में ये माइनस हो जाएगा, तो आपको नेट अप टू द प्लेन ही मिलेगा, ठीक है जी। आगे देखो क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे 15 क्या बोलता है, 2 long thin wire ABC and DEF are arranged as shown. The magnitude of magnetic field, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो दो है वायर, एक तो ABC है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। एक देखो ये है AB और ऐसे मुड़ा हुआ है C, ठीक है जी। और दूसरा है DEF, DE और F, ठीक है। ये तो ऐसे ऐसे दो वायर को मुड़ के रखा गया है, तो बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या होगा, यानी यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगेन देखिएगा, अगर हम लोग कंपोनेंट वाइज बात करें तो बिल्कुल जल्दी बनेगा। AB के सामने पड़ रहा है उसी की तरफ, उसी लाइन में पड़ रहा है वो, तो AB की वजह से कुछ नहीं, DE की वजह से भी कुछ नहीं। तो जो पढ़ना है मेरे को EF की वजह से और BC की वजह से, ठीक है। अब देखिए EF अगर देखा जाए तो चूंकि ये लॉन्ग वायर है, लॉन्ग लिखा हुआ है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इसमें जो सिचुएशन है वो ये है कि एक ई की तरफ रखा हुआ है, ठीक है। तो हम बताए थे कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो हम आपको अभी बताए कि अल्फा 90 हो जाता है और बीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर R है ये, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, ठीक है। साइन 90 होगा प्लस साइन 0 होगा, साइन 0 0 होता है, तो मान लीजिए आपको साइन 91, तो आपका म्यू नॉट I बाई 4 पाई R बचेगा, ठीक है, इसके वजह से। और अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखोगे आप तो राइट हैंड का यूज कर लेना, ठीक है। तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है यू, और जो पोजीशन है वो टूवार्ड क्या है, टूवार्ड आपका लेफ्ट। ऐसे रखना पड़ेगा आपको राइट हैंड को। तो अभी इस पर जो परपेंडिकुलर है वो मेरे चेहरे की तरफ आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे अप टू द प्लेन। तो इसके वजह से क्या आ रहा है, अप टू द प्लेन आ रहा है, ठीक है जी। फिर इधर देख लो, ये जो नीचे है सिचुएशन, तो चूंकि सेम चीज है तो वैल्यू तो वही मिलेगा, अगेन म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, ठीक है। चूंकि जो वन एंड है वो इसका इधर क्लोज है और दूसरा तरफ आपका इनफाइनाइट है। और अगेन यहां भी देखोगे डायरेक्शन तो कैसा होगा, तो आप राइट हैंड को फैला लो, करंट आपका डाउनवर्ड है, ठीक है, और फेस इधर है, तो कैसे होगा जी, फेस टूवार्ड क्या है, फेस टूवार्ड आपका राइट है, ठीक है। तो ऐसे बन रहा है, देख रहे हो ना, फिर से अंगूठा आपका आप ही की तरफ आ रहा है अगर डालोगे तो इस केस में भी डायरेक्शन आपका ऊपर ही रहेगा, ठीक है। दोनों में अप टू द प्लेन ही आ रहा है आपके चेहरे की तरफ, तो जो नेट है वो दोनों का ऐड हो जाएगा। ऐसे भी देखो ये क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल में दोनों का सेम डायरेक्शन ही मिलता है। तो ये सब प्रैक्टिस आपको आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2R हो जाएगा, 2 पाई R, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। बिंदास बनना है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, बस आपको फिगर से देख के डरना नहीं है। आगे बढ़ो, फिर क्या है क्वेश्चन 16 नंबर। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है ए सर्कुलर कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ
इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 4 ओम, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है ना, जिसको के एक 4 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया गया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी करंट, मान लो यहाँ से आई अगर सप्लाई होता है तो वो इस जंक्शन पे आके बढ़ जाएगा। ठीक है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। ठीक है जी, और फिर इस जंक्शन पे आकर के दोनों मिल करके आई ही रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब अगेन ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का है। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं बनाया तो बस मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, समझ में आ गया आपको। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है और हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है कि अगर आप देखोगे ना तो करंट कैसे बटेगा। ठीक है, देखिए ये जो है हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कर दें आराम से, थोड़ा सा इसको कवर कर देते हैं ऐसे। तो देखिए ये, तो अगर आप देखिएगा तो 3 पार्ट इधर है, 1 पार्ट इधर है। मतलब क्या, मतलब इसका रेजिस्टेंस, चूंकि यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, 3R। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका अगर R है तो इसका क्या है, 3R। यानी पता चल गया हमको करंट का वैल्यू क्या होगा। करंट का वैल्यू, तो करंट का वैल्यू आप देखिएगा। ठीक है, इसमें जो होगा हम लोगों का, आप चाहे तो इसको बांट भी, मतलब सिंपली मैं बांट देता हूं, जैसे कहा कि या तो आप लूप लॉ लगा लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं इधर मेरा I1 करंट जा रहा है। ठीक है, इधर I1, तो इधर कितना जाएगा, तो इधर जाएगा आपका I माइनस I1। ठीक है, लूप लॉ लगाइए, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इधर हो जाएगा -3R I1। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से प्लस हो जाएगा आपका RI माइनस I1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब ये आपका हो जाएगा क्या, -4R I1 प्लस RI इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमको ये पता चल गया कि जो I1 है वो क्या है, वो है आपका I/4। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे जो करंट है वो I/4 है। ठीक है, तो ये करंट कितना होगा, तो I में I/4 को माइनस कर दीजिएगा, तो इधर जो करंट है ये आपका हो जाएगा 3I/4। ठीक है, तो इधर I/4 है और इधर क्या है, 3I/4 है। और ये थर्ड पार्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि इधर 3 पार्ट है। तो इधर अगर I/4 होगा, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम होगा, और कम रेजिस्टेंस होगा तो करंट ज्यादा होगा। इधर 1 पार्ट है। ठीक है, चलो करंट को बांट के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब इधर देखो, इधर करंट आपका I/4 है, इधर 3I/4 है। ठीक है, निकालना है मेरे को सेंटर पे। तो अगर मैं ऊपर वाले की वजह से निकालूं, अब ध्यान दीजिएगा ना, ऊपर वाले की वजह से क्या होगा, आपका जो भी वैल्यू आएगा, मतलब मैं आपको फंडा बता रहा हूं, जो भी वैल्यू आएगा उसके वो जो भी आए, नीचे वाला का चूंकि करंट का डायरेक्शन उल्टा है, ऊपर वाला आप देख रहे हो क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नीचे वाले की वजह से क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू इक्वल और अपोजिट आएगा और आंसर 0 आ जाएगा। करके देख लीजिए आप। ठीक है, मैं तो ये तो प्रैक्टिस से बता रहा हूं। तो पहले मैं बात करता हूं बड़ा वाला का। ठीक है, मतलब 3R रेजिस्टेंस का ऐसा कह देते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका μ0, I का वैल्यू है I/4। ठीक है, by4 पाई R, रेडियस कुछ R ले लेते हैं। ठीक है, इनटू यहाँ पे होता है फाई, तो फाई क्या होगा, फाई होगा 3π/, चूंकि देखो ये आपका π/2 है, ये कितना है, ये π/2 है, ये कितना होगा, ये पूरा होगा 3π/2। ठीक है, तो 3π/2, तो पाई कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 4 है, कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं। तो आ जा रहा है 3μ0 I/4, 4 जा 16, 2 जा 32R, ये वैल्यू आ रहा है जी। ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी रहे, चलो ले लेते हैं, डायरेक्शन निकालने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज, तो आपका क्या आ रहा है, अंदर की तरफ क्या आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं जो R रेजिस्टेंस वाला है इसका। ठीक है, ये तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, तो इसमें आप देखोगे तो इसका हो जाएगा μ0 I, तो I कितना है, I है मेरा 3I/4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4πR, रेडियस वही रहेगा, इंटू फाई, यहाँ पे फाई क्या बन रहा है, π/2 बन रहा है। अगेन आप देखोगे क्या आ जा रहा है, 3μ0 I, पाई तो कट जाएगा। ठीक है, तो आपका फिर से देखो 16, 32 ना, तो 32R यही आ रहा है। ओके, तो इसमें आपका अप टू द प्लेन आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज के लिए अंदर था तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऊपर। इतना ज्यादा नहीं सोचना है भाई, मैंने आपको बताया सेम वैल्यू मिलेगा और नेट आपका 0 आने वाला है। तो आप चाहे तो कर्ज करके देख सकते हो, लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में करंट डिस्ट्रीब्यूशन से ही आपको टाइम बच जाएगा। आप देख लो, इधर I/4 है, इधर 3I/4 है, और हमको दिख रहा है कि इधर जो भी आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चूंकि वो 3 गुना है इससे, तो वो I/4 3I/4 ही हो जाएगा।
इधर भी 3i/4 है तो कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई सोचना नहीं है, आराम से ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ ड्यू टू करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन XY प्लेन एज सोन इन फिगर, ठीक है। यहाँ पे हमको बताना है, तो यहाँ पे देखो O पे बताना है, ठीक है। और ये आपको डायरेक्शन दे दिया है कि X ऐसे है, Y X ऐसे है, Z ऐसे कर दिया। इसका मतलब क्या है, Z आपके तरफ अप टू द प्लेन और इनटू द प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, माने सामने निकलता हुआ या तो अंदर जाता हुआ, ऐसा है, ठीक है। तो ऊपर को ऐसे दिखा सकते हैं कि ऊपर का Z प्लस Z ऐसा है और अंदर का माइनस Z ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब बातें समझनी है आपको। अब देखो O पर अगर निकालना है तो हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो करंट यहाँ पे I है, ठीक है। तो अब देखो ये लाइन जो O से ही निकल रहा है, इसकी वजह से नहीं होगा। ये लाइन जो O पे ही आ रहा है, इसकी वजह से भी नहीं होगा। तो ओनली इसी कंपोनेंट की वजह से होगा। तो एक सर्कुलर आर्क है, उसकी वजह से कितना होता है, μ0I/4πr, सिंपल फॉर्मूला, इंटू फाई। फाई यहाँ पे कितना है, 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 2π/3, ठीक है। 120 डिग्री कितना हो गया, मतलब कि 2 × 60 डिग्री, ठीक है। 60 को क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं, तो 2π/3, ओके, ऐसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल होगा, ठीक है। तो आपका आ जा रहा है μ0I/6r, ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन देख लो, क्योंकि ये आपका घूम रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाऊं तो मेरे तरफ आ रहा है ये, ठीक है, मेरे चेहरे की तरफ अंगूठा आ रहा है, यानी अप टू द प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो ये अप टू द प्लेन है। तो अप टू द प्लेन यानी पॉजिटिव जेट के लिए सिंपली क्या लगाते हैं हम लोग, के कैप लगाते हैं, ठीक है। अगर अंदर रहता तो माइनस के कैप लगाते, तो ऊपर है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। भाई इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डरना बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूला अच्छा होना चाहिए, स्पीड रखिए, एक्यूरेसी रखिए, कोई भी आपको एग्जाम से नहीं रोक सकता, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में क्या बोलता है, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो ये जस्ट एक कह लो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है। तो क्या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर पड़ेगा। तो देखिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जब तक उसमें वेलोसिटी नहीं होगा ना, तब तक वो कोई जो है कोई भी ट्राजेक्टरी नहीं बनाएगा, कोई भी पाथ में ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर वो स्टेशनरी है तो वो क्या होगा, वो स्टेशनरी ही रह जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है जी। फिर देखो नेक्स्ट है आपका लॉरेंज फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर मान लो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई का भी यूज किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड बी का भी यूज किया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स आता है वो क्या होता है, वो आपका QE होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सा फोर्स आता है, तो हम पढ़े हैं क्या होता है, QV×B होता है, ठीक है। तो जो टोटल फोर्स चार्ज पे अप्लाइड होता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है, वो आपका F होता है Q को कॉमन ले लीजिएगा E+V×B, ठीक है। यानी इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। Q को कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्म है वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ठीक है जी। तो सिंपली ये देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर बनना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे बोलता है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन ऑफ ए रेडियस r इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है, ओके, उसको अगर आप v वेलोसिटी से किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो हम लोग पढ़े थे कि वो क्या करता है, वो फिर एक यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि अगर वो सर्कुलर पाथ बनाता है तो आर का वैल्यू क्या, मतलब रेडियस आर का बनाता है, ठीक है, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ बनाता है, तो आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन पूछ रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल सा बात है, फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 1 बाई 1 यहाँ पे काम कीजिए। तो अगर हम क्यू को जो है मतलब कि चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किए हैं कि वो सर्कुलर पार्ट में जाता है, तो सर्कुलर पार्ट में जाना या सर्कुलर मोशन में जाने के लिए जरूरी है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या हो, वो बैलेंस हो मैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, क्या होगा QV×B, ठीक है।
तो क्यू भी क्रॉस बी होता है, बट यहाँ पे चूंकि 90 डिग्री पे आप प्रोजेक्ट करते हो तभी आपको सर्कुलर मोशन बनता है। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि 90 डिग्री पे अगर हम क्यू को प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको सर्कुलर पार्ट मिलता है, ठीक है। अगर हम जो है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे तो उस केस में स्ट्रेट मोशन में चार्ज मूव करता रहेगा विदाउट फोर्स, और अगर किसी आर्बिट्ररी एंगल से आप प्रोजेक्ट करोगे तो वहां पे हेलिक्स बनता है, पिच लेंथ निकलता है। ये सब पढ़े हुए हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, क्यू भी बी होगा, क्योंकि साइन थीटा तो साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर आपका क्यू भी बी हो गया। यहाँ से आपका एक भी कैंसिल हो जाएगा और क्विकली आप जो है वेलोसिटी का मान निकाल लोगे। वेलोसिटी क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्यू बी आर बाई एम आ जाएगा, ठीक है। ये तो कुछ भी याद नहीं है आपको, तो कुछ नहीं, आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स से। यहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या कि एक सर्कल बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो एक सर्कल बनाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो उसका पेरीफेरी सर्कमफ्रेंस के बराबर यानी 2 पाई आर, ठीक है, और बाई भी। अब भी का मान यहाँ पे डाल दो तो आपका आ जाएगा 2 पाई आर बाई क्यू बी आर बाई एम, ठीक है। आर आर कैंसिल हो गया तो आपका आ जा रहा है 2 पाई एम बाई क्यू बी, आपका टाइम पीरियड आ गया। अब हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम, यानी इसको आप उल्टा कर दीजिए तो क्यू बी बाई 2 पाई एम, ठीक है। तो क्यू बी बाई 2 पाई एम, क्यू बी बाई 2 पाई एम, ये आपका देखो बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बिंदास बनेगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखना ही नहीं है। आगे देखिए फिर क्या है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर देखो 21 है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो क्या है बोलता है, 2 आयन हैविंग मासेस इन द रेशियो 1:1 एंड चार्जेस 1:2 आर प्रोजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, इसका मतलब क्या है, अगेन ये सर्कुलर मोशन में जाएगा विथ स्पीड इन द रेशियो 2:3। द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ सर्कुलर पाथ अलोंग विच द 2 पार्टिकल मूव, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सारा कुछ निकाल अभी हम निकाल के आपको दिखा दिए हैं। तो बोलता है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो रेडियस बनेगा ना वो क्या होगा, ठीक है। जबकि आपको ये दिया हुआ है कि स्पीड का वेलोसिटी जो है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल 2 आयन है, मान लो एक Q1 है एक Q2 है, ठीक है, ओके। अब इन दोनों का जो मास है उसका भी रेशियो दिया हुआ है, चार्ज का भी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर छोड़ा गया है, यानी दोनों क्या करेगा, दोनों सर्कुलर मोशन में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जो मूव करेगा उसका रेडाई R1 ले लो और R2 ले लो, ठीक है। तो R1 बाई R2 आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आप जो है ना रेडियस निकाल लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो कहां से रेडियस निकालने, देखो यहां से रेडियस भी निकाल सकते हैं ना, ये जो रिजल्ट आया था यहां से अगर मैं रेडियस निकाल लूं तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस आपका हो जाएगा एम वी बाई क्यू बी, ठीक है जी, ओके। तो अब इसको दोनों के लिए काम कर लेते हैं। जैसे देखो पहला के लिए काम करेंगे तो R1 लिखेंगे, क्या हो जाएगा M1 V1 बाई Q1 B, और R2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा M2 V2 बाई Q2 B, ठीक है। मतलब क्या, आपका मास दोनों का अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है और चार्ज अलग अलग है। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों का यूनिफॉर्म है, सेम है, इसलिए दोनों का हम B ही लेंगे, ठीक है। अब यहां से अगर आप R1 बाई R2 निकालोगे सिंपली तो क्या हो जाएगा, तो देखो M1 बाई M2 रेशियो बना के लिखते हैं, चूंकि ऐसे ही आपको गिवन है। फिर V1 बाई V2 आएगा, ठीक है, ऐसे लिख दिए। और ये देखिएगा नीचे में Q1 Q2 है तो ये ऊपर हो जाएगा ऐसे Q2 बाई Q1, ठीक है। और B आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यही आ रहा है। अब देखो चार्ज का रेशियो क्या है, तो ये है 1/1, ये तो 1 ही हो गया। वेलोसिटी का रेशियो क्या है, तो ये आप देखोगे वेलोसिटी का रेशियो क्या है 2/3, ठीक है, तो ये आपका 2/3 हो गया। और चार्ज का रेशियो है 1/2, तो 1/2 Q1 बाई Q2 है, तो यहाँ पे तो उल्टा है Q2 बाई Q1, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 आ रहा है, यानी 4:3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल आसानी से बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोलता है, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r इन ए मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम पीरियड t, देन क्या होगा। तो फिर से बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है भाई, चार्ज पार्टिकल आपका सर्कल बना रहा है रेडियस r का। तो सर्कल बना रहा है यानी कि 90 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया होगा, ठीक है। तो यही चीज चलेगा। टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है, अभी तो हम लोग निकाल के रखे हैं टाइम पीरियड क्या आता है, देखो तो टाइम पीरियड मेरा आता है यहीं पे, देखो निकला हुआ है 2 पाई r बाई भी निकाले थे ना अभी ऊपर में हम लोग, ये आया था 2 पाई m बाई क्यू बी आ रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये आपका वैल्यू आता है 2 पाई m बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड जो मेरा आता है वो आता है 2 पाई m बाई क्यू बी, यानी जो टाइम है ना वो डिपेंड करता है मास पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और चार्ज पार्टिकल का चार्ज वैल्यू पे।
तो आर पे यानी रेडियस पे तो वो डिपेंड ही नहीं करता। तो बोलता है तो टाइम पीरियड क्या रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि रेडियस पे डिपेंड करता नहीं है। तो आर का पावर 0 लगा दीजिए, आर का पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया, तो आर पे डिपेंड नहीं करता है, आर का पावर 0 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास में बोलता है द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड कांट बी। ठीक है, तो मतलब चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। तो देखो हम लोग को पता है कि चार्ज पार्टिकल को अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं पूरा कि अगर आप इसको 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे तो ये क्या बनाएगा, ये सर्कल बनाएगा। ठीक है, अगर आप चार्ज पार्टिकल को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ही मूव कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में बगैर किसी एक्सीलरेशन के मूव करता जाएगा। ठीक है, और अगर इसको आप किसी आर्बिट्रेरी एंगल से प्रोजेक्ट करते हो तो ऐसे केस में ये क्या बनाता है, हेलिक्स बनाता है। ठीक है, तो आपको बोलता है क्या नहीं बनाता, तो देखो ये पैराबोला नहीं बनाता है, बाकी सारा कुछ ये बनाता है। ठीक है, तो सिंपली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देखो क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई इज B1, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अनदर कोयल ऑफ रेडियस 2R कैरिंग सेम करंट। ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, मतलब एक में करंट आई है, एक में करंट क्या है, दोनों में आई ही करंट है। ठीक है, एक का रेडियस आपका बोलता है R है, एक का रेडियस आपका बोलता है 2R है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, तो B1 अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग, 2R होता है। ठीक है, B2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई यहाँ पे रेडियस 2R है तो ये 4R हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या हो जा रहा है, B1/2 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब B2 का वैल्यू क्या आ जा रहा है, B2 का वैल्यू ये जो भी वैल्यू है क्या है, B1 का हाफ है। ठीक है, तो यानी B1/B2 क्या होगा, तो B1/B2 आपका 2 होगा। तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आगे देखो 25 है, इफ द करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज इन ए सर्कुलर कोइल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द कोइल इज। ठीक है, मतलब जो करंट है ना वो कैसे मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होगा, तो देखिए आप कुछ मत कीजिए, राइट हैंड लीजिए और जैसा क्लॉकवाइज मूव करता है आप अपने फिंगर को कर्ल कीजिए क्लॉकवाइज, तो आप देखेंगे अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्लेन के अंदर जा रहा है, इसका मतलब है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसा होगा, तो लाइंस ऑफ फोर्स देखो ऐसा होगा ना, डायरेक्शन इसका इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब अंदर की तरफ जाता हुआ। ठीक है, यानी अवे फ्रॉम मी, मतलब हम लोग अगर यहां से देखें तो मेरे से अंदर जा रहा है, यानी अवे फ्रॉम यू होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। मतलब लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सेंटर पे, उसी की तरह से वो कर्ल बनाता है। ठीक है, तो ये हमसे दूर जा रहा है। तो देखो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा आपको प्रैक्टिस अच्छा से रखना है, एक्यूरेसी के साथ काम करना है। डेफिनेटली एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरे ऐप पे चले जाओ, मेरे ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर डेफिनेटली काफी अच्छा कोर्स लगा हुआ है, PDF है। ठीक है, पूरे सिस्टमेटिक वीडियोस मिलेंगे, आप मुझसे डाउट पूछ पाओगे, काफी मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।